प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की। कल हमने बात की थी राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत दृष्टिकोण था। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अर्थ को लेते हुए राजनीति विज्ञान की जो अर्थ परिभाषाएं हैं वो समग्र रूप से संबंधित नहीं हो पा रही थी। इसलिए जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, कहने का तात्पर्य है जो 1945 के बाद राजनीति वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का जन्म दिया है। और उनका मानना है कि जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है उस अनुसार राजनीति विज्ञान में समस्त चीज़ें नहीं आ पाती है। राजनीति विज्ञान केवल राज्य या केवल सरकारों का अध्ययन नहीं है, या केवल राज्य और सरकार के भीतर रहने वाले मनुष्यों का अध्ययन तक नहीं है। राजनीति विज्ञान इससे काफ़ी अधिक है। इसलिए उन्होंने राजनीति विज्ञान को इस अर्थ में परिभाषित करने की कोशिश की है। तो जो आधुनिक और राज्य और सरकार के भीतर राज्य के भीतर रहने वाले व्यक्तियों के अध्ययन से भी काफ़ी अधिक मानता है। और वह मानता है कि इसके अंतर्गत क्या है, अन्य संस्थाएं जो कहीं ना कहीं राज्य और सरकार को प्रभावित करती है उनका भी अध्ययन किया जाता है। जो इस प्रकार के मुख्य विचारक हुए हैं उनमें वाल्टर वेजहॉट, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस, चार्ल्स मेरियम, फ्राइड आदि क्या है, इस प्रकार के राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को जन्म दिया है। इस मत के प्रतिवादक यह मानते हैं कि सभी समाज विज्ञानों की प्रेरणा स्रोत व अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार है। ये बिल्कुल सही बात है कि मानव व्यवहार का अध्ययन ही किया जाता है। और राजनीति विज्ञान सामान्यतः मानव व्यवहार के राजनीतिक पहलू का अध्ययन है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व कतिपय राजनीतिक विचारक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मनुष्य की राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को प्रमुख स्थान दिए जाने के प्रति अग्रशील रहे हैं। वाल्टर वेजहॉट, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस आदि ने राजनीति के यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया है। यथार्थवादी यानी कि जो व्यवहार में हो रहा है, आप सिद्धांतों की बात न करिए, जो व्यवहार में हो रहा है उसको हम यथार्थवादी अध्ययन कहते हैं। ग्राम वाल्स, आर्थर बेंटले, कैटलीन और लासवेल ने मानव एवं उसके व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया है। चार्ल्स मरियम ने वर्ष 1925 की अमेरिकी राजनीति विज्ञान एसोसिएशन के सम्मेलन में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तकनीकों एवं प्रविधियों के विकास एवं प्रयोग पर बल दिया। ये विकास साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में राजनीतिक घटनाओं एवं क्रियाओं की व्याख्या के लिए फ्राइड के मनोविज्ञान को आधार बनाया। तो ये जो आधुनिक दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, वो राजनीति विज्ञान को कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान को पहले राजनीति शास्त्र कहा जाता था, शास्त्र यानी कि जिसमें अध्ययन किया जाता है, किंतु अब इसे राजनीति विज्ञान कहा जाता है। तो जो इसका आधुनिक दृष्टिकोण है यही इसे वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न करता है। या इस जो आधुनिक वैज्ञानिक राजनीतिक वैज्ञानिक है उन्होंने ही राजनीति विज्ञान को कहीं ना कहीं विज्ञान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व अमेरिका का शिकागो विश्वविद्यालय व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का कार्यक्षेत्र बन चुका था। परंपरागत राजनीति विज्ञान से आधुनिक राजनीति विज्ञान तक की विकास प्रक्रिया में द्वितीय महायुद्ध की घटना का विशेष महत्व है। द्वितीय महायुद्ध यानी कि क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के बाद इतनी क्षति विश्व में हो चुकी थी कि जो जनता है उसको कैसे जो ये क्षति हुई है उससे उसको उभारा जाए, कैसे उसके जो जीवन यापन है उसको पुनः पटरी पर लाया जाए। इसी कारण क्या है, राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है जो कि कल्याणकारी दृष्टिकोण है उसका जन्म होता है द्वितीय महायुद्ध की घटना से, जिसके बाद की दुनिया पूर्व की दुनिया से राजनीतिक संरचना, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धियों तथा सैन्य क्षमता की दृष्टि से अत्यधिक भिन्न थी।
विश्व स्तर पर हुए इस गंभीर परिवर्तन यानी कि बहुत सारा लगभग संपूर्ण विश्व त्राहिमाम था। तो इस जो ये गंभीर परिवर्तन हुआ, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इस वातावरण में चार्ल्स मरियम ने अपनी रचना न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग का पूर्ण समर्थन किया। उपरोक्त पृष्ठभूमि में 1960 के दशक में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान को दार्शनिक पद्धति से मुक्त करने एवं उसके अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का क्या किया, प्रयत्न किया। राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान मानते हुए इसके अध्ययन को पूर्ण बनाने हेतु समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र जैसे समाज विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना उचित समझा गया और इन वैज्ञानिकों में डेविड स्टन, कैटलिन लासवेल आदि क्या है, प्रमुख हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से जो चिंतक हैं वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के समर्थक हैं और कौन कौन से चिंतक आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक हैं या राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अब जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसको मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं तो राजनीति विज्ञान में जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें केवल राज्य का, सरकार का और मानव प्रकृति का अध्ययन क्या है, माना जाता था। किंतु इसके अतिरिक्त भी, जैसे आप जानते हैं, राज्य में दबाव समूह होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, चुनाव प्रक्रिया होती है, मतदाता होता है, जनमत होता है। तो इन सब का अध्ययन भी क्या है, कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान के भीतर किया जाता है। या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन भी किया जाता है। तो इन समस्त चीज़ों को परंपरागत राजनीति विज्ञान के भीतर अध्ययन सामग्री के रूप में नहीं लिया इसमें है। अभी हम देखेंगे कौन कौन सा अंतर है। तो जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसकी कुछ अर्थ क्या निकलता है और कौन एक दो परिभाषाओं को हम देख लेंगे। राजनीति विज्ञान की आधुनिक अवधारणाओं की दृष्टि से जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन, हेरोल्ड लासवेल व कापलान विशेष उल्लेखनीय है। इनका ध्यान रखिएगा आप। इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान संबंधी अपने कथनों में राजनीति के वास्तविक एवं व्यवहारिक संदर्भ पर बल देते हुए उसे शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक औचित्य एवं सत्ता का अध्ययन माना है। क्या क्या? शक्ति, प्रभाव, शक्ति यानी कि जो सामर्थ्य है आपके पास, प्रभाव जिस शक्ति के माध्यम से आप दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं उसे प्रभाव कहा जाता है। राजनीतिक औचित्य यानी कि जो शक्ति आपके पास है वो औचित्य उसका है या नहीं है, कैसे आपको वो शक्ति प्राप्त है, आपने सही तरीके से वो शक्ति ली है या नहीं ली है, जो आपका प्रभाव है वो सही तरीके से है या आपने गलत तरीके से उस प्रभाव को मतलब लिया है, ये राजनीतिक औचित्य हुआ। एवं सत्ता और शक्ति में अंतर यह है कि शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, पर सत्ता औचित्यवान होती है, यानी कि सत्ता कोई ना कोई संस्था आपको वो सत्ता की शक्ति देती है। तो ये चार चीज़ों का अध्ययन क्या है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण के आधार पर माना जाता है राजनीति विज्ञान का। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा राजनीति विज्ञान के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनको इन बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। पहला है राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है। तो ये आपने देखा होगा कि ये बिंदु कहीं ना कहीं परंपरागत राजनीति विज्ञान में भी आया था, पर कहीं ना कहीं जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण है वो जब आगे उसके अध्ययन को जब नए चिंतकों ने परंपरागत दृष्टिकोण को सुधार करने का प्रयत्न किया तो इस वाले बिंदु को उन्होंने उसमें सम्मिलित किया। वैसे पहले वो उसमें सम्मिलित नहीं था। तो मानव क्रियाओं यानी कि मानव जो भी क्रिया करता है उन क्रियाओं का अध्ययन क्या है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र माना जाता है। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक यानी कि जो राजनीति से संबंधित उसका व्यवहार है,
एवं क्रियाएं, जो भी वो क्रिया करता है। जैसे व्यवहार है उसका, कि वो किस व्यक्ति को वोट मत देना चाहता है, व्यवहार है। कैसी उसकी सोच है, समझ है, और वो उस सोच समझ के अनुसार कैसी क्रिया करता है। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सैल हो सकता है, पर गुस्सैल होने के बावजूद उसकी क्रिया क्या है कि उसको गुस्सा आता है तो वो चुपचाप, उसको गुस्सा आया तो वो बोलना ही बंद कर देता है। पर दूसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो गुस्सैल प्रवृत्ति का है, किंतु जैसे ही उसको गुस्सा आता है वैसे ही वो फिर अपना आपा खो के कुछ भी करने लग जाता है, तोड़ फोड़। तो ये क्या है? क्रिया। मतलब व्यवहार आपका एक जैसा है, किंतु क्रियाएं क्या हैं, आप अलग अलग कर रहे हैं। तो ये राजनीति में भी हो सकता है कि वोट देने के लिए हो सकता है ये, कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी और प्रतिक्रिया आप कुछ भी कर सकते हैं। तो राजनीति से संबंधित जो भी व्यवहार है और जीवन क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मानव व्यवहार को गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। जो मानवीय व्यवहार है उसको केवल राजनीतिक ही नहीं, गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। गैर राजनीतिक कैसे? मानव मत देना जाना चाहता है, किंतु हो सकता है उसको तबीयत खराब हो गई, या फिर उसका जो पोलिंग बूथ है वो कहीं ना कहीं दूर है, जो मतदान केंद्र है, और वो जाने में अक्षम है। तो ये क्या है? गैर राजनीतिक प्रभाव है जो उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो उनका अध्ययन भी क्या है? राजनीति विज्ञान के भीतर किया जाता है। ऐसा आधुनिक दृष्टिकोण के वैज्ञानिकों का, राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है। इन सभी कारकों का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ए हर्ड एवं एस हंटिंगटन का कथन है कि राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मानव और उसके समुदायों के कार्यों की एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकारता है। हसजार व स्टीवेंसन का यह विचार है कि राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक रूप से व्यक्तियों के पारस्परिक व सामूहिक तथा राज्य एवं राज्यों के मध्य प्रकट शक्ति संबंधों से संबंधित है। यानी कि या तो एक राज्य के भीतर या बहुत सारे राज्यों के मध्य जो शक्ति संबंध है, उसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के भीतर किया जाता है। दूसरा, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। कैटलिन और लासवेल, इन विद्वानों का मानना है कि जो राजनीति विज्ञान है वो कहीं ना कहीं क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। यानी कि शक्ति, क्योंकि भी राजनीति में होता है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जनता से वोट मांग रहे हैं या आप जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अंतिम उद्देश्य क्या है आपका? सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता यानी कि शक्ति प्राप्त करना। तो इसलिए कैटलिन और लासवेल ने माना है कि राजनीति विज्ञान और कुछ न होकर क्या है? शक्ति का अध्ययन है। दोनों के विवेचन का मुख्य आधार मनोविज्ञान है। कैटलिन ने वर्ष 1927-28 में राज्यों के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलाप के अध्ययन पर बल देते हुए राजनीति को प्रभुत्व एवं नियंत्रण के लिए किए जाने वाला संघर्ष माना है। यानी कि शक्ति प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है। उनके मतानुसार संघर्ष का मूल स्रोत मानव की यह इच्छा रही है कि दूसरे लोग उसका अस्तित्व माने, यानी कि दूसरे लोग उसको मान सम्मान दे, उसकी इज्जत करे, ऐसा व्यक्ति चाहता है। और इसके लिए क्या है? संघर्ष होता है। वर्ष 1962 में अपनी पुस्तक सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स में कैटलिन ने लिखा है कि नियंत्रण भावना के कारण जो कार्य किए जाते हैं तथा नियंत्रण की भावना पर आधारित संबंधों की इच्छाओं के कारण जिस ढांचे व इच्छाओं का निर्माण होता है, राजनीति शास्त्र का संबंध उन सबसे है। तो जो सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स पुस्तक है कैटलिन की, उन्होंने उसमें लिखा है कि नियंत्रण भावना के कारण, यानी कि दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण करने की भावना के कारण जो कार्य किए जाते हैं तथा नियंत्रण की भावना पर आधारित संबंध, यानी कि जो भी आपके संबंध हैं, पर आपने संबंध इसलिए बनाए हैं कि आप दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण कर सके, और ऐसी इच्छाओं के कारण जिस ढांचे व इच्छाओं का निर्माण होता है, चाहे वो राज्य हो, सरकार हो, कोई भी हो, राजनीति शास्त्र का संबंध उन सबसे है। अन्य शक्तिवादी विचारक लासवेल की मान्यता है
कि समाज में कतिपय मूल्यों व मूल्यवान व्यक्तियों की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति अपना प्रभाव डालने की चेष्टा करता है तथा प्रभाव चेष्टा में शक्ति भाव निहित रहता है। अतः लासवेल उसके अनुसार राजनीतिक क्रियाकलाप का प्रारंभ उस परिस्थिति से होता है जिसमें कर्ता विभिन्न मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तथा शक्ति जिसकी क्या है आवश्यक शर्त होती है। तो एक तो है कि राजनीति विज्ञान क्या है, मानव क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरा हमारे पास आया कि राजनीति विज्ञान क्या है, शक्ति का अध्ययन है। उसके पश्चात तीसरा बिंदु इसमें आता है कि राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन है, यानी कि राज्य ने जो भी व्यवस्थाएं की है अपने राज्य के भीतर उन सब का अध्ययन क्या है, राजनीति विज्ञान है। इस दृष्टिकोण के समर्थक डेविड स्टर्न, आमंड और आर केगन है आदि है। यदि दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में परिभाषित करता है, इसकी मान्यता है कि संपूर्ण समाज स्वयं में एक व्यवस्था है। संपूर्ण समाज, चाहे वो राजनीतिक समाज हो, आर्थिक समाज, धार्मिक समाज या फिर सांस्कृतिक समाज, किसी भी प्रकार का समाज हो, संपूर्ण समाज स्वयं में क्या है, एक व्यवस्था है। और उस राज व्यवस्था इस संपूर्ण समाज व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है, यानी कि राजनीतिक जो व्यवस्था है वो एक कड़ी है संपूर्ण समाज व्यवस्था की, तथा वह उसके एक अभिन्न भाग के रूप में होती है। राजनीतिक व्यवस्था भले ही राज व्यवस्था का एक भाग है, किंतु वह एक महत्वपूर्ण भाग है उसका। राज्य व्यवस्था में अनेक क्रियाशील संरचनाएं होती है, जैसे संविधान, सरकार के अंग, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत, निर्वाचन, मानव व्यवहार इस व्यवस्था की क्या है, अभिन्न भाग है। तो ये सारी चीजें, क्रियाएं क्या है, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके भीतर आती है, चाहे वो संविधान हो, चाहे सरकार हो, सरकार के अंग यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चाहे वो राजनीतिक दल हो। आप देखते हैं कि विभिन्न जो भी हो, मानव व्यवहार कि मनुष्य कैसा व्यवहार कैसी अवस्थाओं में कर रहा है, तो ये सारे का सारा अध्ययन किसके भीतर किया जाता है, राजनीति विज्ञान के भीतर किया जाता है। संक्षेप में इन विद्वानों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान संपूर्ण समाज व्यवस्था के अंग के रूप में राज व्यवस्था की इन संरचनाओं की पारस्परिक क्रियाओं एवं संबंधों तथा मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था के अध्ययन के अंतर्गत निम्न तथ्यों पर अधिक बल देता है कि संपूर्ण समाज व्यवस्था के अंग के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन व्यवस्था की संरचना एवं समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ये तीन चीजें आई। इसमें एक बिंदु और है कि राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। निर्णय प्रक्रिया यानी कि आप या तो निर्णय को प्रभावित करना चाहते हैं या निर्णय में अपनी सहभागी भूमिका निभाना चाहते हैं, तो यही निर्णय प्रक्रिया है। निर्णय यानी कि कोई भी कार्य हो उसमें या तो आपका महत्व हो, आपसे पूछा जाए कि आप ऐसा ऐसा हो, या फिर उस निर्णय प्रक्रिया में आपका प्रभुत्व हो कि देश की कैसी शासन व्यवस्था होगी, देश में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो जब आप शक्ति प्राप्त कर देंगे तो कहीं ना कहीं निर्णय प्रक्रिया को क्या है, आप प्रभावित करेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान के ये विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक राजनीति शास्त्री यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करते हुए समाज या राज्य में विद्यमान परिस्थितियों के संदर्भ में सरकार या शास्त्र के नीति संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी अध्ययन करता है। इस कारण राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है करने वाले कारकों के संदर्भ में इस दृष्टिकोण की मान्यता है कि मानव प्रकृति के संदर्भ में सरकार द्वारा नीति निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाना चाहिए। वास्तविक राजनीतिक जीवन में शासन के नाम पर निर्णय लेने का कार्य स्वयं व्यक्ति करते हैं और इसलिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर निर्णयकर्ताओं के व्यक्तित्व, अभिरुचि, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, मानसिक स्तर, निर्णय लेने की शक्ति आदि तत्वों का क्या है, व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर आप शक्ति आपने प्राप्त कर दिया, आप सरकार में पहुंच चुके हैं, तो आपकी कैसी
कैसा आपका व्यक्तित्व है, कैसी आपकी अभिरुचि है, कैसी आपकी संस्कृति रही है, कैसा आपका धर्म है, कैसी आपकी राजनीतिक विचारधारा है, यानी कि आप राष्ट्रवादी हैं, अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं, वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाते हैं, जो भी आपकी विचारधारा है, आप अहिंसावादी हैं, आप हिंसावादी हैं, जैसी भी आपकी राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। मानसिक स्तर, आपका मानसिक स्तर कैसा है, आप उच्च मानसिक स्तर के हैं या निम्न मानसिक स्तर के हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके इसके अतिरिक्त निर्णय लेने की शक्ति है, ये सारी चीज़ें क्या है आपके जो निर्णय होते हैं उनको कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव डालती है। तो इसको हम कल भी देखेंगे, थोड़ा और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक प्रक्रियाओं के साथ साथ राजनीतिक संगठनों का भी क्या है अध्ययन किया जाता है। पिनॉक एवं स्मिथ के अनुसार क्या है यानी कि यथार्थ तथा क्या होना चाहिए यानी कि आदर्श। सब जगह भ्रष्टाचार है यानी कि ये क्या है, यथार्थ में ऐसा है। तथा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आदर्श, तो अब आप इसे समझ गए होंगे क्या है यथार्थ तथा क्या होना चाहिए आदर्श, और इन दोनों के बीच यथासंभव समन्वय कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि हम यथार्थ में भी नहीं जी सकते क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत है, और आदर्श अवस्था भी प्राप्त करना कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो इन दोनों के मध्य कैसे समन्वय को प्राप्त किया जाए, इस दृष्टि से हम सरकार तथा राजनीतिक प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो ये निष्कर्ष रूप में आया कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या वो कहना चाहता है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों के ज्ञान में आज के वीडियो से वृद्धि हुई होगी। अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने उन साथियों को भी शेयर कर दें जो अन्य स्थानों पर आप ही की समकक्ष कक्षा में पढ़ रहे हैं, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।